नमस्कार, मैं सोहनलाल। आज हम आधुनिक चित्रकला के इतिहास में रोमांसवाद के अंतर्गत जेरिको और देला कारा के बाद में अंग्र का अध्ययन करते हैं। अंग्र का जन्म 29 अगस्त सन 1780 को हुआ और इनकी मृत्यु 14 जनवरी सन 1867 को हुई। जिस समय देला कारा के नेतृत्व में रोमांसवाद का सामर्थ्य बढ़ता जा रहा था, जियां ऑगस्तु डोमियन अंग्र को छोड़ नवशास्त्रीयवादी चित्रकारों में कोई विशेष ख्याति प्राप्त चित्रकार नहीं रहा। अंग्र का ये स्वयं का बनाया हुआ जो पोर्ट्रेट हम देख रहे हैं, अंग्र 17वें साल के अंतर्गत पेरिस में आ गए थे। वे दाविद के प्रिय शिष्य थे और विद्यार्थी अवस्था में काफ़ी पुरस्कार भी प्राप्त किए उन्होंने, और 3 साल के अंदर ही दाविद और अंग्र के वैचारिक संघर्ष शुरू हो गए। जब प्रिय शिष्य थे तो वैचारिक संघर्ष उनमें आना स्वाभाविक सा हो गया। अंग्र दाविद की जो कृपा दृष्टि उनके ऊपर रही, उसके अंतर्गत उन्होंने 1801 में रोम पुरस्कार प्राप्त किया और उससे काफ़ी उनको बढ़ावा भी मिला अंग्र को। अंग्र ने जब रोम पुरस्कार प्राप्त किया तो फ्रेंच सरकार ने अपने खर्चे के ऊपर उनको रोम भेजना चाहा, परंतु उस समय असंतोष सा रहा और 5 साल तक रोम नहीं भेज पाए अंग्र को। उसके बाद में अंग्र वहाँ पे रोम गया और कोई क्रांतिकारी विचारों से चित्रकार नहीं थे। वो रेखाबद्ध स्पष्ट यानी चित्रकार थे। दाविद के समान ही उन्होंने चित्रों को यानी चित्र बनाने की कोशिश की और दाविद जो ग्रीक मूर्तियों से प्रभावित थे या उनका अनुपात लेकर के जैसा है वैसे ही बनाने की कोशिश करते थे, वैसे ही अंग्र भी मानव और वस्तुओं के नैसर्गिक आकारों को सुंदर और आदर्श रूप देते थे। उनके दृष्टिकोण में ये था कि जैसा दाविद बना रहे हैं या दाविद जो चित्रकारी कर रहे हैं वैसे ही मैं चित्रकारी करूं, और अंग्र की आकृतियों के अंतर्गत मानवीय सौंदर्य झलकता है, मानवीय सौंदर्य उनको दिखता है। अंग्र वैसे तो एक श्रेष्ठ रेखा चित्रकार थे, यानी किसी भी पेंटिंग में रंग भरने से पहले वो बहुत सारे रेखा चित्र बनाया करते थे और कला इतिहास के अंतर्गत उनको रेखा चित्र में उनके बराबर किसी की यानी गणना नहीं की जा सकती। चित्र बनाने से पहले अंग्र सैकड़ों अभ्यास चित्र यानी रेखा चित्र बनाते थे। पेंसिल द्वारा बनाए हुए उनके रेखा चित्र निरीक्षण, अभ्यास, कौशल, उत्कृष्ट शैली के उदाहरण मिलते हैं हमारे को। व्यक्ति चित्र बनाने से पहले अंग्र उस व्यक्ति का पेंसिल से छाया चित्र बनाकर बारीकियों को देखते थे और उसके बाद में रेखा चित्र पूरा बनाते थे और उसके बाद में ही वो उसमें रंग भरते थे। उन्होंने यथार्थ व्यक्ति चित्रण को विशेष महत्व नहीं दिया, किंतु व्यक्ति चित्र बनाने के लिए वे यथार्थवादी पद्धति को अपनाते हुए उनके बराबर यथार्थवादी जो चित्रकार हैं वो नहीं थे। यानी वो इतनी बारीकी से उनका पोर्ट्रेट और व्यक्ति चित्र बनाते थे कि हाँ कौन सी कलर कहाँ होगा, कौन सी गहराई, छाया, प्रकाश, और वो उनको देखने को मिलता था। सन 1806 से 1820 तक अंग्र रोम में रहे, जहाँ उन्हें रोम पुरस्कार देकर विशेष अध्ययन के लिए भेजा गया था। वहाँ उन पर राफेल का बहुत प्रभाव पड़ा। 1820 से 1824 तक वे फ्लोरेंस में रहे। 1825 में दाविद की मृत्यु होने पर अंग्र फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्थान के प्रमुख कलाकार बन गए। उन्होंने अपने विचारों को फ्रेंच कला क्षेत्र में कानून की तरह लागू किया। उस समय किसी भी कलाकार को जब तक फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्थान से मान्यता प्राप्त नहीं होती तब तक प्रसिद्धि या पैसा संभव नहीं था। यानी कि उस कला प्रदर्शनी में यदि चित्र रखा गया है तो ही यहाँ उनको यानी कि पैसा मिल सकता था या प्रसिद्धि मिल सकती थी। कलाकार अपनी कलाकृतियों के विक्रय की बात भी नहीं सोच सकता था जब तक उसकी कृतियाँ राष्ट्रीय कला संस्थान की वार्षिक प्रदर्शनी में स्वीकृत नहीं होती। इस प्रकार संस्थान के पुराने उच्च पदस्थ कलाकारों के हाथों में
ऐसी सामर्थ्य था जिससे वे नव विचारों के कलाकारों को आगे नहीं बढ़ने देते थे। अंग्र के विचार के अनुसार फ्रेंच कला शिक्षा संस्थानों में रेखांकन पर बल दिया जाने लगा, क्योंकि स्वयं रेखा चित्रकार थे तो रेखाओं के ऊपर बल दिया जाने लगा। वह विद्यार्थियों को रंगांकन प्रारंभ करने से पहले सालों तक केवल रेखांकन करना पड़ता। अंग्र के सिद्धांत रेखांकन चित्रकला का एकमेव आधार है। ये उनका एक सिद्धांत सा बन गया कि रेखांकन चित्रकला का एकमेव आधार है। वे देलाकारा की कट्टर विरोधी थे, किंतु फ्रेंच कला के इतिहास में देलाकारा का एक अपवाद मात्र कलाकार थे जो फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्थान के विरोध के बावजूद ख्याति व धन प्राप्त कर सके। और इसके पीछे क्या रहस्य था वो हम पहले देख चुके हैं कि हाँ, देलाकारा किस प्रकार से, यानी कि क्या रहस्य था उनका उसके अंतर्गत बने रहने का। स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य को आदर्श रूप देकर बनाए गए अंग्र के चित्रों में, अंग्र के जो बनाए हुए जो चित्र हैं उनके अंतर्गत तुर्की हमाम खाना प्रसिद्ध है। अंग्र एक उत्कृष्ट व्यक्ति चित्रकार भी थे, जैसे स्वयं का पोर्ट्रेट भी बनाया, और अभी जो पोर्ट्रेट हमने देखा, जो पोर्ट्रेट बनाया हुआ है इनका, ये वो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। व्यक्ति चित्रकार थे। मादाम रिविया, फ्रांसवा ग्रानो आदि व्यक्ति चित्र उनके प्रसिद्ध हैं। किंतु लुई वर्थ जैसे अपवाद मात्र चित्रों को छोड़ उनके व्यक्ति चित्रों में व्यक्ति की स्वभाव विशेषताओं का दर्शन हमें नहीं मिलता। उनके जो व्यक्ति चित्र बनाए हुए हैं उनके अंतर्गत वो नहीं मिलता है। उनके व्यक्ति चित्र कुशल अंकन पद्धति व कलात्मक गुणों के सौंदर्य के विचार से ही प्रशंसनीय है। दाविद की भांति ग्रीक कला का आदर्श सामने नहीं रखने पर भी अंग्र को शास्त्रनिष्ठ चित्रकार मानना पड़ा, क्योंकि शास्त्रनिष्ठ कलाकार के मुख्य लक्षण हैं नियमबद्धता व कला के आंतरिक गुणों का तर्क शुद्ध विकास करने का निग्रह, जो अंग्र के विशेष स्पष्ट होता है। अंग्र के अंतर्गत अंग्र के समान कोमल, सुनियंत्रित व सजीव रेखा इससे पहले केवल राफेल ही बना सके। इन गुणों में ही अंग्र की गणना संस्कार के श्रेष्ठ चित्रकारों में की जाती, किंतु उनके चित्रों में हम मानवता के दर्शन की आशा नहीं कर सकते। रोमांसवाद व नवशास्त्रीयवाद में इतनी भिन्नताएं होते हुए भी एक समानता थी। यथार्थ मानव जीवन से दोनों मीलों दूर थे, यानी यथार्थता उनसे दूर थी। रोमांसवाद के कल्पना की सहायता से कभी मनोरम तो कभी साहसपूर्ण घटनाओं से भरी हुई किंतु असत्य सृष्टि का निर्माण किया। वह नवशास्त्रीयवाद ने आदर्शों को सामने रखकर ऐसी चित्र सृष्टि का निर्माण किया जो वास्तविकता से उतनी ही दूर थी। ऐसी कला निर्मिति से समाज के पीड़ित लोगों का दुख मिटने वाला नहीं था और बदलती परिस्थितियों में पीड़ित वर्ग का राष्ट्रीय तथा सामाजिक महत्व बढ़ता जा रहा था। विचारवंत का ध्यान समाज की सत्य स्थिति की ओर आकृष्ट हुआ। वह विचारों के नवीन प्रवाहों ने राजनीतिक व कला के क्षेत्र को घेर लिया। पीड़ित जनता के उदार के विचार से प्रेरित होकर नव विचारों से पुराने विचारों को धक्का देना आरंभ किया। कला क्षेत्र में भी ऐसे विचारों से प्रेरित होकर कुछ नवीन कलाकारों ने क्रांति शुरू की, जिनमें से दोमियो, कुर्बे, मिले, कोरो विशेष प्रसिद्ध हैं। इन सब चित्रकारों को यथार्थवादी चित्रकार कहते हैं, क्योंकि इनकी कला में कल्पना की सहायता से निर्मित जो स्वप्निल चित्र हैं, प्लायनवादी हैं, वो नहीं है, या मायावी आदर्शों के पीछे सत्य परिस्थिति को छिपाने के प्रयत्न भी नहीं हैं, बल्कि जो है वे हैं वस्तु स्थिति का गहरे परिशीलन के साथ किया, सच्ची प्रतिमाओं से युक्त दर्शन व पीड़ित मानव से सुख दुखों से प्रति हार्दिक सहानुभूति। इन सभी चित्रकारों से पूर्व ख्याति स्पेनिश चित्रकार गोया की कला में हमको यथार्थवाद के बीज प्रतीत होते हैं, जो
यद्यपि असाधारण कल्पना शक्ति व संपन्न प्रतिभा के कारण उनकी रोमांसवादी चित्रकारों में भी गणना की जाती है। गोया व एल ग्रेको दोनों आधुनिक चित्रकला के पूर्व काल के चित्रकार हैं, परंतु उनकी कला प्रेरणा के रूप में एवं अंतर्गत कलात्मक गुणों के कारण आधुनिक चित्रकला के विकास में बहुत सहायक हुई है। अंग्र के जो चित्र हम देख रहे हैं, जैसे रेखा चित्र जो देख रहे हैं, उनके बाद में उनके जो चित्र हैं वो रेखा चित्र बनाने से पहले काफ़ी रेखा चित्र बनाते थे और बाद में वो चित्र बनाते थे। ये जो चित्र हम देख रहे हैं उनमें जो व्यक्ति चित्र हैं बहुत ही सुंदर बने हुए हैं और लगभग स्त्रियों के चित्र उन्होंने काफ़ी सुंदर बनाए हैं, काफ़ी बने हुए हैं। उनका जो आर्ट वर्क जो हम देख रहे हैं या उनका जो कला कार्य जो देख रहे हैं वो उसके अंतर्गत ये सारे के सारे जो चित्र हैं, बहुत सारे चित्र बनाए हैं उन्होंने और वो अभी हमारे को देखने को मिल सकते हैं, पर उनमें से कुछ ही चित्र आपके सामने ये रखे गए हैं। ये उनका सेल्फ का जो पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। रोमांसवाद के अंतर्गत ये तीसरा यानी कि चित्रकार है जो जिसका अपन ने अध्ययन किया, देखा, और इनके चित्रकारों के अध्ययन के साथ ही रोमांसवाद पूर्ण हुआ। धन्यवाद।